स्वर्णपुर नाम का एक ऐसा राज्य था जहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। वहाँ एक बड़े जमींदार अपने 3 बेटों विक्रम, आदित्य और ईशान के साथ रहते थे। पिताजी के इंतकाल के बाद घर की हंसी खुशी जैसे कहीं खो गई। बड़े भाई विक्रम के मन में लालच ने ऐसे डेरा जमाया कि उसे अपना सगा छोटा भाई दुश्मन नजर आने लगा। एक दिन विक्रम ने आंगन में बैठकर कहा, भाइयों, पिताजी चले गए। अब हमें अपनी अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। भैया, अगर आपको लगता है कि अलग होकर हम ज़्यादा खुश रहेंगे, तो जैसा आप कहें। मैं तो आपको ही अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। मेड़ का बंटवारा। तीनों भाई सबसे पहले गांव के बाहर अपने पूर्वजों के खेतों पर पहुंचे। 2 बड़े खेत हरे भरे थे और उनके बीच एक पथरीली ऊंची मेड़ बाउंड्री थी। विक्रम ने बड़ी होशियारी से कहा, देखो ईशान, खेत 2 हैं और हम 3, इसलिए एक खेत मेरा हुआ, एक आदित्य का। और ये जो दोनों खेतों के बीच की लंबी और ऊंची मेड़ है, ये तेरा हिस्सा है। तू इस पर बैठकर हमारी फसल की रखवाली करना और ठंडी हवा का मजा लेना। ईशान की पत्नी माया वहां खड़ी ये सब देख रही थी। उसने धीरे से ईशान का हाथ पकड़ा, पर ईशान ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसने बड़े भाई के फैसले को सर आंखों पर रखा। फिर बारी आई उस पुराने आम के पेड़ की, जिसकी छांव में उनका बचपन बीता था। पेड़ फलों से लदा हुआ था। विक्रम ने आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस पेड़ की 2 ही तो मुख्य टहनियां हैं, तो एक मेरी हुई, एक आदित्य की। और ये जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जड़, ये ईशान तेरा है। कितना बढ़िया बंटवारा है। ईशान, तू जड़ में पानी डालना और हम दोनों ऊपर मजे से फल तोड़कर खाएंगे। ठीक है भैया, अगर आप इसी में खुश हैं, तो मुझे मेरी जड़ ही मंजूर है। घर की दीवारें और बेघर ईशान। जब घर का बंटवारा शुरू हुआ तो घर में 4 बड़े कमरे और एक पुरानी खपरेल वाली छत थी। विक्रम ने कहा, 2 कमरे मेरे, 2 आदित्य के। अब बची ऊपर की छत, तो वो ईशान तेरी हुई। उसी रात विक्रम ने अपना असली रूप दिखाया। उसने ईशान और माया का सामान बाहर फेंक दिया और गरजते हुए बोला, बाहर निकल जाओ, घर हमारा है। तुम्हारा हिस्सा तो छत पर है। चाहो तो ऊपर जाकर सो जाओ, पर दीवारों के अंदर कदम मत रखना। बेचारा ईशान अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अंधेरी रात में निकल पड़ा। उन्होंने नदी के किनारे टूटे फूटे बांस और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। माया रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस घर में कदम रखा था? आपके भाइयों ने तो आपको जीते जी मार दिया। बंटवारे के आखिरी दिन पिताजी के मटके से सोने चांदी के चमकते सिक्के निकले। विक्रम और आदित्य ने सारे असली सिक्के आपस में बांट लिए। ईशान के हिस्से में 4 अजीब काले और पुराने सिक्के आए, जिन पर मिट्टी जमी थी। विक्रम ने ताना मारा, ये ले ईशान, ये तेरे नसीब के 4 रुपए। इन्हें बेचकर शायद तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बेटा, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और सब्र का फल मीठा। ये सिक्के काले नहीं हैं, इन पर सदियों की मिट्टी है। सन्यासी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल उन पर छिड़का। अगली ही पल वो सिक्के सूरज की तरह चमकने लगे। वो अष्ट धातु यानी 8 धातुओं के वो दुर्लभ सिक्के थे जिन्हें राजा खुद ढूंढ रहे थे। सन्यासी ने कहा, इन्हें तब तक संभाल कर रखना जब तक वक्त खुद न पलट जाए। माया ने अब ठान लिया था कि वो अपने पति को मिट्टी में मिलते नहीं देखेगी। उसने ईशान से कहा, बहुत हो गया भला बनना, आज रात हम अपना हक जताएंगे। बारिश का मौसम था। माया ने ईशान को फावड़ा दिया और कहा, वो मेड को तोड़ दो,
वो हमारी है। ईशान ने जैसे ही मेड़ काटी, दोनों खेतों का सारा पानी बेकाबू होकर बह गया। विक्रम और आदित्य की महंगी फसल मिट्टी में मिल गई। अगले दिन जब विक्रम चिल्लाया तो माया ने कहा, भैया मेड़ हमारी थी, हमने तोड़ दी, आपको दुख क्यों हो रहा है? उसी शाम उन्होंने आम के पेड़ की जड़ काट दी। पूरा पेड़ तड़ तड़ करता हुआ नीचे गिर गया। सारे फल कीचड़ में गिरकर बर्बाद हो गए। विक्रम और आदित्य रोने लगे। हमारी फसल गई, हमारा बाग गया, हम तुम दोनों को जेल भिजवाएंगे। दोनों भाई ईशान और माया को राजा के दरबार में ले गए। राजा ने जब पूरी बात सुनी तो वो विक्रम और आदित्य की चालाकी पर दंग रह गए। राजा ने कहा, ईशान ने वही किया जो उसका था। तुमने जड़ उसे दी तो पेड़ गिरना ही था, तुमने मेड़ उसे दी तो पानी बहना ही था। तभी राजा की नजर ईशान के उन चमकते सिक्कों पर पड़ी। राजा चौंक कर बोले, ये तो वही शाही मोहरें हैं जो 100 साल पहले खो गई थीं। इन 4 सिक्कों के बदले मैं तुम्हें आधा राज्य दे सकता हूं। पेड़ की जड़ जहां थी वहां खुदाई की जाए। खुदाई में एक लोहे का संदूक निकला। उसमें पिताजी की वसीयत थी जिस पर लिखा हुआ था, मैं जानता हूँ विक्रम और आदित्य लालची हैं, इसलिए असली सोना मैंने जड़ के नीचे दबाया है, जो सिर्फ ईशान को मिलेगा। विक्रम और आदित्य घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने जिस भाई को रास्ते पर लाया था वही आज राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था। राजा ने विक्रम और आदित्य को सजा सुनाई कि उन्हें अब उसी छत पर रहना होगा और ईशान की मजदूरी करनी होगी। ईशान ने उन्हें माफ तो कर दिया, पर माया ने उसे सीख दी। प्रेम वहां दिखाओ जहां कदार हो, वरना लालच दुनिया को अंधा कर देता है। स्वर्णपुर में अब ईशान का महल चमक रहा था और उसकी ईमानदारी की मिसाल आज भी दी जाती है। ईशान और माया की सजावटी यात्रा। स्वर्णपुर में ईशान और माया के आने के बाद हर चीज बदल गई थी। महल के अंदर हर कमरा चमक रहा था और बाग फिर से हरा भरा हो गया था। लेकिन ईशान के मन में एक नई चिंता थी। क्या उसके भाई विक्रम और आदित्य सच में सुधर गए हैं या फिर बस डर के मारे चुप हैं? भाइयों की साजिश। एक दिन ईशान शहर के बाजार गया। वहां उसने देखा कि विक्रम और आदित्य लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये ईशान के नाम से हमारा माल बिकेगा। विक्रम छुपके से कह रहा था। ईशान के दिल में थोड़ी गर्मी हुई, पर उसने अपने धैर्य को संभाला। उसने माया से कहा, हमें सिर्फ समझदारी से काम लेना होगा, लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। महल के अंदर ईशान और माया ने पिताजी के छुपाए हुए संदूक को देखा। संदूक के अंदर सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, बल्कि पुराने पत्रे यानी स्क्रोल्स भी मिले। ईशान ने धीरे से एक पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बेटा, असली धन सिर्फ पैसा नहीं, जो लोग सब्र और ईमानदारी से काम करते हैं वही सही में राज्य के रखवाले होते हैं। ईशान ने समझा कि पिताजी ने उससे सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि राज्य चलाने का ज्ञान भी दिया है। उसने माया से कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वर्णपुर को एक नई पहचान दें। कुछ दिन बाद विक्रम और आदित्य ने फिर से साजिश रची। उन्होंने शहर के कुछ चोर और डाकुओं को बुलाया और कहा, आज हम ईशान को सबक सिखाएंगे और राज्य पर कब्जा करेंगे। रात को डाकुओं ने महल के बाहर से हमला किया। ईशान ने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने मेड़ और पेड़ के जलने वाले खेत का प्लान याद किया और रात के अंधेरे में डाकुओं के रास्ते को बदल दिया। डाकू पानी और फल के बहते खेत में फंस गए और गिरते पड़ते भागते हुए शहर से दूर चले गए। राजा ने जब पूरी बात सुनी तो उसने ईशान की चतुराई और हिम्मत की तारीफ की। राजा ने कहा, ईशान, तुम सिर्फ धन के नहीं
बुद्धि और इंसानियत की भी रखवाले हो। तुम्हारे जैसे लोगों से ही सुवर्णपुर का भविष्य चमकेगा। आज से सभी राजकुमार और नागरिक ईमानदारी से काम करेंगे। कोई भी लालच के लिए अन्याय का हक छीन नहीं सकता। पुराने और बीमार लोगों की हमेशा रक्षा होगी। विक्रम और आदित्य को अब समझ आ गया था कि लालच का फल कड़वा होता है। दोनों भाई ईशान के पाँव में गिरकर माफी मांगने लगे। ईशान ने उन्हें गले लगाया, लेकिन माया ने ध्यान दिलाया, प्रेम वहाँ दिखाओ जहाँ कद्र हो, वरना फिर लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है। ईशान और माया ने स्वर्णपुर में नए स्कूल, बाग और बाजार बनवाए। राज्य के लोग खुश थे और स्वर्णपुर का नाम हर तरफ फैल गया। एक ऐसा राज्य जहां पैसा, ईमानदारी और सब्र एक साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बनाते थे। एक दिन ईशान और माया नदी के किनारे बैठे थे। ईशान ने सोचा, पिताजी ने मुझे धन और ज्ञान दिया, अब अगला कदम क्या होगा? शायद कुछ और छुपा है जो सिर्फ वक्त के साथ खुलेगा। बेटा, जो भी हो, हम दोनों साथ हैं और साथ हमेशा जीतेगा। और इस तरह स्वर्णपुर में एक नई कहानी शुरू हुई। एक कहानी जो धैर्य, प्रेम और सच्चाई के नाम का था। कभी भी किसी का हक ना खाइए। अगर आप ही को ये स्टोरी पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।